नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और जीके इन हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सैटेलाइट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर आगे की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने किस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की निम्न कक्षा में सैटेलाइट को गिराने की क्षमता का परीक्षण किया था? तो ये जो परीक्षण है 2019 में भारत के द्वारा किया गया और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्पेस युद्ध की क्षमता वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। 27 मार्च 2019 को पीएम के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और उड़ीसा के बालासोर से इसकी टेस्टिंग की गई थी। जिस हथियार का यहाँ पर प्रयोग किया गया था उसका नाम था एंटी सैटेलाइट वीपन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है और यहाँ पर हमारा ए सैट, जिसको फायर करके इस चलती हुई सैटेलाइट को स्पेस में मार गिराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह जो मिशन है उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। स्टारलिंक किस स्पेस एजेंसी का एक अति महत्वाकांक्षी मिशन है? तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये मिशन है स्पेस एक्स का, जो कि अमेरिका की एक निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसी है। इलोन मस्क इसके संस्थापक हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ 12,000 सैटेलाइट का एक जाल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में आसानी के साथ में इंटरनेट की सुविधा को प्रदान किया जा सके। तो यह प्रोजेक्ट स्पेस एक्स का है। सैटेलाइट की स्थिति के अनुसार पृथ्वी को कितनी कक्षा में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 कक्षाओं में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये 3 कक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो एक हमारा होता है लो अर्थ ऑर्बिट 180 से 2000 किलोमीटर तक, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो कि 2000 से 35,700 किलोमीटर तक होता है, और फिर हमारा होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि 35,700 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इनको 3 कक्षाओं में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट होता है, उसके बाद में मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है और फिर हमारा होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। भारत द्वारा पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो रूस में एक स्थान है जिसका नाम है कैपुस्तीन यार। तो यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था और जिस रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग हुआ था उसका नाम है कॉस्मोस 3M। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट है, लेकिन इसे लॉन्च किया गया था रूस के सहयोग से। किस देश द्वारा 1957 में विश्व की पहली सैटेलाइट जिसका नाम है स्पुतनिक 1 इसे लॉन्च किया गया था? तो सबसे पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था रूस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 4 अक्टूबर 1957 को लो अर्थ ऑर्बिट में रूस के द्वारा, यानी कि उस समय का जो USSR था, सोवियत संघ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और इस रॉकेट का नाम था स्पुतनिक 8K71PS। तो रॉकेट आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इस सैटेलाइट का नाम और किस देश ने इसे लॉन्च किया था। भारत द्वारा नौवहन सैटेलाइट जिसका नाम है IRNSS 1A को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जो हमारी नौवहन सैटेलाइट होती हैं इनका मुख्य रूप से पर्पज होता है किसी भी स्थान को लोकेट करना, और IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसे लॉन्च किया गया था 2013 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जुलाई 2013 में पहली बार इसे लॉन्च किया गया था और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो इसका नाम है IRNSS, लेकिन जो हमारी ये पूरी नौवहन प्रणाली है यानी कि नेविगेशन सिस्टम है, इसका नाम है नॉविक।
तो नाविक का भी यहाँ पर फुल फॉर्म है, जैसे कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये इसका पूरा नाम है। और नाविक का मतलब होता है सेलर, यानी कि जो हमारे नाविक होते हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। IRNSS के अंतर्गत भारत के कुल कितने सैटेलाइट वर्तमान में कार्यशील हैं? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 सैटेलाइट कार्यशील हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नौवहन के लिए इसरो के द्वारा कुल मिलाकर के 9 सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिनमें से 2 हमारे, एक तो है IRNSS-1A और IRNSS-1H, तो ये दोनों कार्यशील नहीं है वर्तमान में। तो इन 9 में से 7 सैटेलाइट इस समय कार्यशील हैं और इन्हें लॉन्च किया गया था जिस रॉकेट की सहायता से, उसका नाम है PSLV XL C222। तो ये इस रॉकेट है जिसकी सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर आपको एक छोटी चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारी ये 7 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, इनमें से 3 आपकी जो सैटेलाइट हैं वह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, यानी कि हमारे भूमध्य रेखा के समानांतर हैं, और 4 सैटेलाइट जो हैं वे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। जियो सिंक्रोनस की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा से 29 डिग्री के एंगल पर ये हमारी सैटेलाइट स्थित है। तो 3 हैं जियो स्टेशनरी में और 4 हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। किसी व्यक्ति या स्थान की सटीक जानकारी के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर है कोई व्यक्ति। तो इस व्यक्ति के बारे में, यानी कि कहाँ पर ये इस समय खड़ा हुआ है, उसके बारे में एकदम सटीक जानकारी के लिए कुल मिलाकर के 4 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। पहली सैटेलाइट ये हमें बताती है उसकी अक्षांशीय स्थिति, दूसरी सैटेलाइट जो है वह उसकी देशांतरीय स्थिति बताती है, तीसरी जो सैटेलाइट है वह उच्चावचीय बताती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। तो यहाँ पर उच्चावचीय स्थिति बताती है हमारी तीसरी सैटेलाइट, और जो हमारी चौथी सैटेलाइट होती है वह समय संगतता को बताती है, यानी कि किस पार्टिकुलर टाइम पे उस व्यक्ति को लोकेट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 4 सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान की सटीक जानकारी के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी अब्सेंस होता है तो उस स्थिति में एकदम सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कम से कम कितने नौवहन सिस्टम में, किसी नौवहन सिस्टम में कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 24 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि 4 सैटेलाइट के माध्यम से किसी व्यक्ति की या किसी स्थान की पार्टिकुलर लोकेशन हमें पता चलती है, और अगर ये हम पूरे पृथ्वी मान लेते हैं तो 4 सैटेलाइट 60 डिग्री का कोणीय एंगल कवर करती हैं, यानी कि जो 60 डिग्री का पूरा लोकेशन है उसके द्वारा उसके बीच में स्थित जो भी वस्तु या स्थान है उनकी जानकारी इनके द्वारा दी जाती है। अब अगर हम लोग पूरी पृथ्वी को यहाँ पर बांटते हैं तो आपको पता होगा कि ये 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 360 हो गया और 60 डिग्री में चाहिए हमें कितनी, 4। तो इस प्रकार से अगर हम लोग 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी कि अगर किसी भी नौवहन सिस्टम के द्वारा पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो उस स्थिति में कम से कम 24 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना आवश्यक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नौ स्टार GPS किस देश की नौवहन प्रणाली है? तो ये जो नौवहन प्रणाली है ये आपकी है अमेरिका की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। GPS के बारे में आपने सुना होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और 1978 में इसे अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि जब इसे लॉन्च किया गया था 1978 में, उसके बाद में 1994 तक इसका उपयोग सिर्फ सैन्य उद्देश्य से किया जाता था, यानी कि नागरिकों के लिए यह उपलब्ध नहीं था। उसके बाद में 1994 में इसे नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। तो यहाँ पर कुल सैटेलाइट की संख्या है 32। कितनी है? 32 यहाँ पर कुल संख्या है। और इसे ग्लोबल क्यों कहते हैं, रीजनल क्यों नहीं कहते हैं? जैसे कि आपने देखा हमारा जो नाविक है ये आपका है रीजनल, यानी कि इसमें कुल 7 ही सैटेलाइट हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो 24 होनी चाहिए। तो अगर किसी नौवहन प्रणाली में
24 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये आपका हो जाता है ग्लोबल। तो ग्लोबल में आपका अमेरिका का जीपीएस भी शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं अमेरिका का जो जीपीएस है किस प्रकार से इसके सैटेलाइट ने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुआ है और किसी स्थान की पार्टिकुलर जानकारी इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ग्लोनास किस देश का नौवहन सैटेलाइट प्रणाली है? तो जैसे हमने जीपीएस के बारे में डिस्कस किया, जीपीएस आपका अमेरिका का है और ग्लोनास के बारे में बात करते हैं तो ये है रूस का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्लोनास का पूरा नाम है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और यहाँ पर भी जो कुल सैटेलाइट हैं उनकी संख्या है 26। तो इसीलिए यह भी हमारा एक वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणाली है और पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 12 अक्टूबर 1982 को। भारत की पहली बहुतरंग दैर्घ्य टेलीस्कोप यानी कि मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर जो रॉकेट यूज हुआ था उसका नाम था PSLV C30। अब इस टेलीस्कोप की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारी स्पेस है या फिर हमारा जो सूर्य है उससे विभिन्न स्पेक्ट्रम की तरंगें पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो इन सभी तरंगों को लोकेट करने के लिए, इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एस्ट्रोसैट नाम का जो बहुतरंग दैर्घ्य टेलीस्कोप है इसे इसरो ने 2015 में 28 सितंबर को लॉन्च किया था। तो नाम भी आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा किस वर्ष ये लॉन्च किया गया था। मई 2005 में लॉन्च। इनमें से कौन सी एक पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट है यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? तो ये आपकी है कार्टोसैट 1। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 ए करेक्ट होगा और इसे रॉकेट PSLV C6 की सहायता से लॉन्च किया गया था 5 मई 2005 को। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष कार्टोसैट 3 को भी लॉन्च किया गया है। भारत की पहली पीको सैटेलाइट जिसका नाम है स्टडसैट 1, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2010 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग सैटेलाइट की बात करते हैं तो उनके साइज के आधार पर उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो अगर आपसे पीको सैटेलाइट के बारे में पूछा जाए तो पीको सैटेलाइट मुख्य रूप से हमारी वह सैटेलाइट होती हैं जिनका वजन 100 से लेकर के 1 किलोग्राम के बीच होता है, यानी कि 100 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम के बीच होता है। इन्हें हम लोग पीको सैटेलाइट की संज्ञा देते हैं। तो रॉकेट PSLV C15 की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था 12 जुलाई 2010 को। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है स्टडसैट 1। भारत के द्वारा संचार सैटेलाइट INSAT 1A किस वर्ष लॉन्च किया गया था? हमने अभी बात की IRNSS की जो कि हमारी एक नौवहन सैटेलाइट थी और ये जो आपका INSAT 1A है यह एक संचार सैटेलाइट है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था पहली बार 1982 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और इस सैटेलाइट को भी नासा की मदद से लॉन्च किया गया था वहाँ के केप कार्नेवरल एयरफोर्स स्टेशन LC-17A से। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नाम इसका है INSAT 1A। यह एक संचार सैटेलाइट है, 1982 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च भी किया गया था नासा की मदद से। गैलीलियो वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणाली किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये जो गैलीलियो नाम की है ये आपकी लॉन्च की गई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पर है IRNSS यह एक क्षेत्रीय है, उसी प्रकार से GPS हमने बात की, GPS आपका अमेरिका का है और हमने अभी बात की रूस वाले के बारे में भी। और ध्यान रखिएगा जो गैलीलियो है यह आपका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो गैलीलियो गैलीली के नाम पर इसका नाम रखा गया था। यहाँ पर भी कुल सैटेलाइट है 30 और इस वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणाली की खास बात यह है कि यह नागरिकों के लिए है, यानी कि सैन्य उपयोग के लिए यह नहीं है। इसके अलावा चीन का भी एक प्रकार का वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणाली है जो कि अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इसी वर्ष एक्टिव होने की संभावना है। इसका वैसे नाम है कंपास और इसका एक अलग नाम है बायडू 2। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कंपास पूछा जाए या बायडू 2 पूछा जाए तो ये आपका है चीन का। 2017 में
इसरो ने एक बार में कितने सैटेलाइट को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था? यानी कि किसी भी देश के द्वारा इतनी सारी सैटेलाइट एक बार में लॉन्च नहीं की गई थी, तो इनकी संख्या है 104। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। इनमें से अधिकतर जो सैटेलाइट थे वह किसी अन्य देश के थे, जैसे कि 104 में से 96 तो अकेले अमेरिका के थे। उसके अलावा अगर हम लोग रॉकेट की बात करें तो PSLV C-37 का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन जी इस समय हमारे अध्यक्ष हैं और पहले इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और विक्रम साराभाई के बारे में आपको पता होगा कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसरो की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में और अध्यक्ष इसके हैं के सिवन। सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर 2 लॉन्च पैड हैं, हालांकि तीसरा बनाया जा रहा है, यानी कि 3 लॉन्च पैड हो जाएंगे। और जो हमारा गगनयान मिशन होगा उससे संभवतः इस तीसरे लॉन्च पैड से ही लॉन्च किया जाएगा। तो जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है इसे 1 अक्टूबर 1971 को स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। और आखिरी प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च पहली सैटेलाइट रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड्स को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे भारत की जो पहली सैटेलाइट है वह आपकी है आर्यभट्ट। इसे लॉन्च किया था हमने रूस की मदद से, रूस से ही। उसके बाद में एक हमारी थी भास्कर सीरीज की, तो भास्कर 1 और भास्कर 2 इसे भी हमने रूस से ही लॉन्च किया था। लेकिन जो हमारा रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड्स है इसे हमने 1979 में अपने देश भारत से लॉन्च किया था। तो ये हमारी पहली सैटेलाइट थी जो कि इसरो के द्वारा अपने देश भारत से लॉन्च की गई थी 1979 में। तो 10 अगस्त 1979 को इसे लॉन्च किया गया था और यह एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, यानी कि सिर्फ इसरो ने अपनी कैपेसिटी को चेक करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। तो ये रहा हमारा स्टैटिक जीके का एक और वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी प्रकार से आप और किस प्रकार के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।